मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर वीडियो लाने वाला हूं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और पेडोलॉजी के ऊपर दोस्तों वीडियो आपको सारे देखना है, स्टार्टिंग से लगाकर लास्ट तक। पूरे टॉपिक वाइज में एक एक टॉपिक को आपको समझाने वाला हूँ और कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठे दोस्तों। और जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उनको नोट भी करते जाएं दोस्तों आप, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज जो स्टार्ट करने वाला दोस्तों मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान क्या पढ़ाने वाला हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों, आज शिक्षा मनोविज्ञान का पहला लेक्चर है। तो पहले आज मैं आपको बताऊंगा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसके जनक कौन है और वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की क्या महत्व है, आज किस प्रकार की शिक्षा पद्धति है और शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर इतना क्यों बल दिया जा रहा है और बीएड डीएड आज कंपलसरी क्यों किया है, ये बताने वाला हूँ मैं आपको। तो वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा ज़रूर देखें आप। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए भैया, शिक्षा मनोविज्ञान के सबसे पहले इसके फादर की बात कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का फादर कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहा हूँ, मनोविज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। शिक्षा मनोविज्ञान की जो अवधारणा दी दोस्तों वो किसने दी है? थॉर्नडाइक ने। अब भैया, वर्तमान समय में ऐसा क्या हुआ कि शिक्षा मनोविज्ञान कंपलसरी किया गया? ठीक है, इसके पहले शिक्षा मनोविज्ञान नाम की कोई संकल्पना नहीं थी। तो देखिए, आज वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, चाहे वर्ग 1 की एग्ज़ाम दे रहे हो आप, वर्ग 2 की दे रहे हो, वर्ग 3 की दे रहे हो, किसी भी वर्ग की एग्ज़ाम दे रहे हो, या केंद्र में आप केंद्रीय विद्यालय की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो बीएड डीएड होना तो कंपलसरी है। और सभी किसी भी राज्य की आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो बीएड डीएड होना कंपलसरी है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान को आपका अच्छे से नॉलेज होना ज़रूरी है दोस्तों। अब देखिए, ये आज कंपलसरी क्यों करा, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज की जो शिक्षा पद्धति दोस्तों, छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति। कौन सी है? छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति है। कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें और एक एक चीज़ आप नोट करते जाएं। छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति मतलब क्या? आज जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है वो किसको बनाया है हमने? छात्र को बनाया है। इसके पहले जो शिक्षा पद्धति थी दोस्तों वो शिक्षक केंद्रित थी। कौन सी थी? शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति से पहले पढ़ाया जाता था। शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति में क्या होता था? जो एजुकेशन का केंद्र बिंदु होता था वो शिक्षक होता था। उस समय ये महत्वपूर्ण था कि शिक्षक को कितना ज्ञान है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि शिक्षक की क्षमताएं क्या है, शिक्षक अपने हिसाब से पढ़ाता था। वो शिक्षा पद्धति कौन सी थी? शिक्षक केंद्रित। वर्तमान में कौन सी शिक्षा पद्धति लेकर आ गए हैं? छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति। छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति के साथ साथ पाठ्यक्रम केंद्रित पद्धति भी है आपकी। कौन सी है? पाठ्यक्रम। एक निश्चित सिलेबस होता है, एक साल भर में वो सिलेबस कंप्लीट करवाना पड़ता है। देखिए, दोनों शिक्षा पद्धति में एक उदाहरण के द्वारा मैं आसानी से आपको अंतर पता करवा दूंगा कि कौन सी शिक्षा पद्धति शिक्षक केंद्रित है और कौन सी शिक्षा पद्धति छात्र केंद्रित है शिक्षा पद्धति दोस्तों। अब देखिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति की बात करें तो प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि गुरुकुल होते थे जहाँ पर शिक्षक एक ऊंचे स्टैंड पर बैठ जाता था, मतलब उनके बैठने का स्थान होता था और सारे जितने भी छात्र होते थे वो नीचे बैठते थे। ठीक है, शिक्षक अपने हिसाब से अपने धारा प्रवाह में प्रवचन देता था, उनको पढ़ाता था। बच्चों ने जितना सुना सुन लिया। शिक्षक को इस बात से इतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता था कि किस बच्चे का लेवल कितना है और वो बच्चा कितना सीख पा रहा है। शिक्षक को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता था। शिक्षक अपने धारा प्रवाह के हिसाब से सभी बच्चों को पढ़ा रहा है, सभी बच्चों को एक जैसा एजुकेशन दे रहा है। शिक्षक यहाँ पर ये नहीं देखता था कि कौन सा बच्चा कमज़ोर है, कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है उसका। तो भैया, वो पद्धति शिक्षक केंद्रित थी। जस्ट आज हम जो शिक्षा पद्धति लेकर आए हैं, छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति लेकर आए हैं, इसमें हमने क्या करा? शिक्षा का केंद्र बिंदु किसको बना दिया? छात्र को बना दिया। भैया, अब छात्र को केंद्र बिंदु बना दिया तो हम क्या करते हैं? आज जस्ट सिस्टम अपोजिट हो गया। आज आप लोगों ने पढ़ाया होगा तो भैया, शिक्षक खड़ा रहता है और बच्चे बैठे रहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति में क्या था? शिक्षक बैठता था ऊंचे स्थान पर, बच्चे नीचे बैठते थे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया? छात्र केंद्रित में शिक्षक खड़ा रहता है वर्तमान में और बच्चे बैठते हैं।
गवर्नमेंट स्कूलों की बात अलग हो गई कि वहाँ पे भैया शिक्षक भी बैठता है और बच्चे भी बैठते हैं, और वहाँ पर जो मेथड यूज़ होती है ज़्यादातर तू पढ़ मैं सुनूँ, एक बच्चे को लाइन में खड़ा कर दिया, बच्चे का पूरा सर्कल चलता है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट होता तो यहाँ तक आता है पूरा सर्कल चेयर का, फिर उसके बाद शिक्षक पाठ्यक्रम समझा देता है। तो वो मेथड गलत मेथड है, एक ऑथेंटिक मेथड नहीं है। आज की जो शिक्षा पद्धति है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति, इसमें केंद्र बिंदु क्या होगा, सॉरी आज की जो शिक्षा पद्धति है छात्र केंद्रित है, इसमें केंद्र बिंदु क्या होता है, छात्र होता है। अब छात्र केंद्र बिंदु है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे इस शिक्षा पद्धति में, छात्र की शारीरिक, मानसिक, नैतिक उसकी क्षमताएं देखेंगे कि जो छात्र है वो किस लेवल का है, उसे क्या क्या पढ़ा सकते हैं, ठीक है, और कितने लेवल पर जाकर हमें काम करना पड़ता है। तो छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति, इसमें हम एक एक छात्र के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर काम करेंगे दोस्तों, छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति में एक एक छात्र के ऊपर काम किया जाता है कि कौन सा छात्र किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, कौन सा छात्र का कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए वो जो पाठ्यक्रम है हमारा, वो पाठ्यक्रम भी छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति के देखकर ही हमने बनाया है। जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम जो हमने बनाया है दोस्तों, इसको हमने 3 टाइप से डिज़ाइन किया है। कितने टाइप से डिज़ाइन किया है, 3 टाइप से। पहला तो 16% स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होंगे, तो मतलब हमने सिलेबस में 16% चैप्टर ऐसे डाले हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, और 68% चैप्टर ऐसे डाले हैं कि जो औसत होते हैं, जो सभी बच्चे लगभग बना लेते हैं, ठीक है, और 16% चैप्टर ऐसे डालें कि जो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, जो डफर से डफर बच्चा है वो भी बना लेगा, ठीक है। तो देखिए हमने जो पाठ्यक्रम लेकर आए हैं और छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति लेकर आए हैं, इसमें हमने क्या करा, सभी बच्चों के मानसिक आयु, जो मानसिक स्तर है उसको पढ़ा। भैया देखा होगा आपने कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा 16% जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट होते हैं, आप उन्हें कुछ भी वर्क दो वो घर से करके ले आते हैं और एडवांस भी कर लेते हैं। जैसे अगर आपने उन्हें बोला कि भैया पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर लर्न करके आना है, तो वो जो प्रतिभाशाली बालक होंगे वो पार्ट 2 तक के भी क्वेश्चन आंसर लर्न करके आ जाएंगे दोस्तों। इसका उदाहरण हो गया। तो ऐसी क्लास आपकी कक्षा में भी 16% बच्चे ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। और जो 16% बच्चे होते हैं भैया, वो ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको कि जो क्या कर रहे हैं, जो आपने दिया कि पार्ट 1 लर्न करके आना है उसके क्वेश्चन आंसर, तो वही लर्न करेंगे। और 16% बच्चे आपकी क्लास में ऐसे मिलेंगे जो कुछ भी नहीं करेंगे, जो निष्क्रिय होंगे, जो डफर जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, जड़ बुद्धि बोल सकते हो आप, या मस्ती हो रहा। इसमें अलग अलग कैटेगरी के बालकों का डिवीज़न करेंगे हम, तो वो एक अलग टॉपिक आएगा, उसमें बात करेंगे। तो 16% बच्चे ऐसे होंगे जो पाठ्यक्रम से लाभ नहीं ले पा रहे हैं दोस्तों। तो जो हमने पाठ्यक्रम बनाया है वो ये सभी बच्चों को देखते हुए बनाया है। अब ये जो 16% बच्चे हैं ये समस्यात्मक बालक होंगे, और इसमें कुछ चैप्टर इतने इजी होंगे ताकि इससे ये 16% बच्चे भी सीख पाए, ठीक है। मतलब हमने क्या करा, 16% कुछ चैप्टर जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं वो ये 16% बच्चे आसानी से कर लेते हैं। 68% सिलेबस हमारा 68% बच्चों को देखकर बनाया है। और 16% सिलेबस हमने कैसा बनाया दोस्तों, 16% सिलेबस हमने ऐसा बनाया कि जो बच्चे डफर से डफर हो, ठीक है, मतलब जो लगभग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं या थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, वो बच्चे भी लाभ उठा सकें और वो भी पास हो जाए और अगली क्लास में हो जाए। तो हमारा जो सिलेबस है इस प्रकार से हमने फ्रेम किया है। 16, ठीक है, 16, 68 और 16। ये 68% बच्चे जो रहेंगे ये औसत रहते हैं। ज़्यादातर बच्चे औसत में आते हैं, और जो बच्चे औसत से इम्प्लीमेंट करके सुधार करके यहाँ पर आ जाते हैं एक्सीलेंट में, जो प्रतिभाशाली बच्चे बन जाते हैं, वो बच्चों का उद्धार हो जाएगा भैया, ठीक है। वो बच्चे अच्छी पोस्ट गवर्नमेंट जॉब पाने में सक्षम होंगे या अच्छे स्थान पर जाने के लिए योग्य होंगे। और जो 68% होते हैं ये सामान्य बालक होते हैं, ठीक है। अब देखिए छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ये 2 सिस्टम चल रहे थे हमारे यहाँ पर। तो आज हमने इस सिस्टम को ख़त्म किया है और इस सिस्टम को लेकर आए हैं, छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति को, छात्र केंद्रित और पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा पद्धति को लेकर आए। अब देखिए इस शिक्षा पद्धति को लाने का क्या महत्व है। इस शिक्षा पद्धति को हम इसलिए लाएं कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक सभी प्रकार का विकास करना है। जो छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति, इसका मोटो ही है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। क्या करना है, जो छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति, इसका मोटो ही क्या है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। देखिए अगर हम पहले की बात करें 2005 के पहले तक की बात ले लेते हैं हम, ठीक है। 2005 के पहले तक आप लोगों ने भी सुना होगा कि पहले शिक्षा का मतलब होता है पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब,
और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गंवार, ये मोटो था। आज अगर हम बात करें, हमने जो छात्र केंद्रीय शिक्षा पद्धति ला दी, इसमें जस्ट देखा होगा कि जो बच्चे खेल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं वो भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि भैया बच्चा पढ़ेगा तो ही प्रतिभाशाली बालक होगा या अच्छा होगा। इसका अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं, सचिन तेंदुलकर 10th क्लास फेल है। सचिन तेंदुलकर 10th क्लास फेल है। अगर हम शिक्षक केंद्रीय शिक्षा पद्धति की बात करते हैं, या जैसे हमारे जो शिक्षक थे उनका पैरामीटर यही था कि भैया जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, जो शिक्षा में अच्छा होगा, वही एक प्रतिभाशाली बालक होगा। अगर खेल में अच्छा है तो बच्चा डफर माना जाता था स्कूलों में। तो इस अवधारणा को चेंज करने के लिए हम लेकर आए छात्र केंद्रीय शिक्षा पद्धति। इसमें हमने ये कहा कि जो छात्र है वो किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसकी योग्यता को देखकर उस बच्चे को उस फील्ड में आगे बढ़ाना है। जैसे कोई बच्चा संगीत अच्छा गाता है, ठीक है, तो उसको सिंगिंग के क्षेत्र में बढ़ाना है। कोई बच्चा क्रिकेट अच्छा खेल रहा है तो उसे क्रिकेट के क्षेत्र में बढ़ाना है। कोई बच्चा डांस अच्छा कर रहा है तो उसे डांसिंग के क्षेत्र में बढ़ाना है। कोई बच्चा भाषण अच्छा देता है तो उसे भाषण नेतागिरी में आगे बढ़ेगा वो बच्चा। तो मतलब हमें क्या करना है, जो छात्र केंद्रीय शिक्षा पद्धति, इसमें सभी बच्चों की मानसिक योग्यताओं को समझकर बच्चों के लिए पढ़ाना है। तो यही छात्र केंद्रीय शिक्षा पद्धति का मोटो है और इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान लाए हैं। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर लेते हैं। शिक्षा मतलब शिक्षा का सामान्य अर्थ होता है जो पाठ्यक्रम में जो पढ़ा रहे हो, और मनोविज्ञान मतलब उसके मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मनो मतलब मन और विज्ञान मतलब उसका ज्ञान। अब देखिए भैया सभी बच्चों का IQ अलग अलग होता है, सभी बच्चों का लेवल अलग अलग होता है। अगर एक शिक्षक है उसको शिक्षा मनोविज्ञान का अच्छे से ज्ञान है तो वो बच्चे के फेस देख के बता देता है कि इस बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, ये बच्चा शिक्षा के प्रति क्या सोच रहा है, इसके विचार क्या चल रहे हैं, अभी ये क्लास में है या बाहर है। तो इसीलिए आज शिक्षा मनोविज्ञान बहुत कंपलसरी किया गया है सभी लेवल पर कि भैया शिक्षा मनोविज्ञान का तो ज्ञान होना ही चाहिए। अगर शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक को ज्ञान नहीं है तो वो बच्चों की भावनाओं को नहीं समझ पाएगा कि बच्चे को इस टॉपिक के बारे में डाउट है या नहीं है। मैं मेरी बताता हूँ कि अगर मेरी क्लास में कोई बच्चे मस्ती कर रहे हैं या मैं कुछ लेक्चर ले रहा हूँ या उनके दिमाग में कुछ और विचार आ रहे हैं या उनको डाउट क्लियर नहीं है तो मैं उनके फेस पढ़ के बता देता हूँ कि भैया क्या समस्या है, ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। अगर शिक्षक को अच्छा नॉलेज है शिक्षा मनोविज्ञान का तभी वो बच्चों को क्लियर करवा पाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये शिक्षा मनोविज्ञान, छात्र केंद्रित और शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति, 3 टॉपिक मैंने क्लियर करवा दिए आपको और इसके जनक कौन है, थार्नडाइक। अब दोस्तों कल मैं आपको टॉपिक वाइज वर्ग 3 के जो टॉपिक है उसके हिसाब से आपके लेक्चर लेने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों आप, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।